बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहले होल्डिंग आउट पे आते हैं जल्दी से, और मुझे बताइए, मैंने होल्डिंग आउट कल जल्दी में पढ़ाया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदर से है कि पता नहीं समझ आया कि नहीं आया। सबको समझ आया? एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ी थी घर जाके? 18 में कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल नहीं पढ़ी? ये क्या बात हुई यार? वैसे ना नहीं, 18 चलो जल्दी से, नहीं बुरी बात। एग्जाम्पल 18 जल्दी से पढ़ो, तेज कर दो यार प्लीज। एग्जाम्पल 18 जरा प्लीज जल्दी से पढ़िए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, ये डायरेक्ट है, जल्दी से पढ़िए एग्जाम्पल 18 जल्दी यार, थोड़ी सी स्पीड अप करना है, ठीक है, ताकि हम इसको ख़त्म कर सकें। और मैंने पास पेपर्स तीनों अटैम्प्ट के रखवा दिए हैं ऊपर कॉपियर के पास, ठीक है, तो आप कलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने जिस तरह कहा था कि मैं 3 अटैम्प्ट के पास पेपर रखवा दूंगा, उसमें मैंने कंपनी लॉ का पोर्शन गायब कर दिया है, सिर्फ बिजनेस लॉ का पोर्शन जो है मैंने कॉपी करके अलहदा करके वो रखवा दिया है, ठीक है। सो 3 अटैम्प्ट है, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे हम। इतने पेज पेपर्स की पिक्स क्या हो गया है? बंच है पूरा, गरीब इंसान, थोड़े पैसे खर्च ले। क्या चीज़? सॉफ्ट में क्यों सेंड? सॉफ्ट में सेंड करने थे? चलो मैं कर देता हूँ। वैसे सॉफ्ट में क्या करने, ऊपर हार्ड में पड़े तो हैं। जी आंसर दें जी प्लीज। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की एग्जांपल 18 डन। अगली एग्जांपल इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की 2 एग्जांपल दी हुई है 19 और 20, और हमने कहा था ये मैटर नहीं करता जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है उसके इल्म में है कि नहीं, कि किसी तक ये बात पहुंच गई है। अगर बात पहुंच गई है तो फंसेगा वो रूल ऑफ होल्डिंग आउट के मुताबिक। चलें जी प्लीज, एग्जांपल 19 और 20। जी एग्जाम्पल 19 और 20। जी डन। आगे चलते हैं। साइलेंस एज ए रिप्रेजेंटेशन, मैंने कहा था एक पार्टनर अपने आप को, एक पर्सन अपने आप को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर, और दूसरा मुस्कुरा के दिखा रहा है या साइलेंट है, तो मतलब वो उसे एक्सेप्टेंस दे रहा है, उसकी खामोशी एक्सेप्टेंस समझी जाएगी, ऐसा ही है। और या फिर फर्म गलत रिप्रेजेंट कर रही है मुझे और मैं खामोश कर रहा हूँ या स्माइल दे रहा हूँ, तो मैं अफर्मेशन दे रहा हूँ उन्हें कि हाँ भाई हाँ मैं पार्टनर हूँ, यानी तस्दीक कर रहा हूँ किसी बात की। जल्दी से पढ़े एग्जाम्पल 21। जी डन। 2.3 में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि ये मैटर नहीं करता, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि ये मैटर नहीं करता कि अगर मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है तो मुझे पता चला है कि मैंने तो इसको दी थी रिप्रेजेंटेशन, ये तो इस तक भी पहुंच गई, लॉ कहता है मुझे तेरी फिक्र नहीं है। अगर तेरी रिप्रेजेंटेशन पहुंच गई है आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तू फंस गया। प्लीज एग्जाम्पल 22, 23। जी डन। 22 बेटे। Hamid tells Bilal, supplier, within the hearing of Qasim, partner,
that he Amir is the partner in the partnership firm of कासिम। तो वो कहता है कासिम पार्टनर है, उसके सामने खड़ा होकर वो सुन रहा है, और मैं कह रहा हूँ, मैं मीन्स आमिर कह रहा है कि बिलाल को कि जनाब मैं पार्टनर हूँ, मतलब मैं गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आगे। लेकिन हुआ क्या, कासिम डज नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट ऑफ आमिर। कासिम ने आगे से खूबसूरती से हंस के दिखा दिया। लेटर बिलाल सप्लाई सर्टन गुड्स टू आमिर हु प्रिटेंड टू एक्ट एज अ पार्टनर विद कासिम, कासिम विल बी लायबल। तो जहाँ पे आप इस साइड से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो एज अ होल्डिंग आउट, मुझे कह रहे हो कि मैं पार्टनर हूँ कासिम का, तो कासिम भी तो मेरे पार्टनर हुए फिर। तो उसने ज़रा दूसरे एंगल से समझाया कि अगर कासिम की, अगर यहाँ पे कुछ यूँ है, मैं आपको अभी तक कहानी सुनाता था यहाँ से, ये वाला पर्सन कौन है, क्या नाम था, आमिर। आमिर देखो, आमिर रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कि मैं एक फर्म का, ये फर्म है, इसमें कासिम एक पार्टनर है, मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, ठीक है। तो जब मैं ये कहता हूं कि ये बंदा जब फेक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ही इज बाउंड बाय लॉ, नाउ ही इज एक्चुअली डीम्ड एज अ पार्टनर बाय रूल ऑफ एस्टॉपल, तो मैं ये भी तो कह रहा हूं फिर कि ये लोग पार्टनर हैं यासिम के। तो अगर थर्ड पार्टी ने, ये थर्ड पार्टी है, इसने इसको ही को लोन दे दिया, रीजन कंसिडरिंग कि यार ये उस फर्म का पार्टनर है, और बाद में इसने ये पैसे नहीं दिए, तो भाई जब वो ये कहता है कि आमिर पार्टनर है इसका, तो फिर ये अगर मैं इसको यूं कह लूं ये पार्टनर है आमिर के, तो एक ही बात है। और अगर वो केस किसी एक पे फाइल करना चाहे इंडिविजुअली थर्ड पार्टी, या ज्वाइंटली सब पे फाइल करना चाहे, कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ आई जी? क्यों? क्योंकि ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये बात समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रही है? केस को उसने ना डिफरेंट किया, उसने पहले ट्रांजैक्शन करवाता था इस फर्म के साथ, उसने इस बार ट्रांजैक्शन कराई है इन दो के दरमियान, और इस आमिर ने डिफॉल्ट कर दिया। तो असूलन हम पहले कहते थे आमिर पार्टनर समझा जाएगा, अब हम ये कह रहे हैं कासिम पार्टनर है, या ये पूरी फर्म जो है उसमें ये बंदा पार्टनर है। तो अब थर्ड पार्टी के पास क्या राइट है? ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का राइट है, कि वो चाहे तो आसिम के खिलाफ, आमिर के खिलाफ केस फाइल कर दे, वो चाहे तो कासिम के खिलाफ, चाहे तो एक्स के खिलाफ, चाहे तो इन तीनों के खिलाफ। मेरी बात समझ आ रही है? समझ पा रहे हो? चलो आगे चलो फिर। 23 ज़मीर हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ रहमान एंड सलमान, यानी ये दो पार्टनर्स की फर्म है, रिप्रेजेंट टू अनवर। ज़ामिर हु इज़ नॉट अ पार्टनर इन द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ रहमान एंड सलमान रिप्रेजेंट टू अनवर, यानी ज़ामिर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अनवर को। तो मैं यूं ही पे नाम चेंज कर दूं, तो ज़ामिर जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन दे रहा है किस पर्सन को? अनवर को। और वो क्या बता रहा है कि किसका पार्टनर है? रहमान एंड सलमान का, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं अनवर दैट ही इज आल्सो अ पार्टनर इन द फर्म। बाबर who does not know of the representation gives credit to the firm of रहमान एंड सलमान। लो जी, एक और बंदा उसने ऐड किया, क्या नाम है इसका? बाबर। ये नहीं जानता किसी रिप्रेजेंटेशन को, लेकिन इसने क्रेडिट दे दिया फर्म को। देखो हमने क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन पहुंची हो बंदे के पास और बंदा उस पे फेथ रख के क्रेडिट दे फर्म को। लेकिन यहाँ पे उसने खुद ही क्लियर कर दिया एग्जांपल में कि गिव्स क्रेडिट टू द फर्म हु डज नॉट नो ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, उसको किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। ना जामिर ने डायरेक्टली बताया, ना जामिर ने इनडायरेक्टली बताया। वो कहता जी बाबर कैन नॉट मेक जामिर लायबल फॉर द क्रेडिट गिवन टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट। जाहिर बात है ना, फेथ ही नहीं था उसकी, फेथ पे थोड़ी प्रेजेंट। इस तरह तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रही है फर्म के साथ, हम तो उसको पकड़ेंगे जिसमें ये बंदा फेक रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा, या ये फर्म फेक रिप्रेजेंटेशन दे रही होगी और ये एक्सेप्ट कर रहा होगा। सो मिसिंग एलिमेंट है इसके अंदर, कौन से वाला? फेथ ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। हाँ, अनवर ट्रांजैक्शन कर लेता तो फिर बोला सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मेरी बात समझ आई है? चलो अगली एग्जांपल पे आओ। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार इधर से क्वेश्चन आ सकता है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ होल्डिंग आउट नॉट आउटगोइंग पार्टनर। बेटा देखो यही रीजन है, मैंने हमेशा कहा पार्टनर की अथॉरिटी किस आई साइड से देखी जाती है? थर्ड पार्टी की आई साइड से। वो देखता है तुम्हें और तुम्हें फंसाता है। पार्टनर्स को तो आपस में पता होता है हमने क्या तय किया हुआ आपस में, पता किसको नहीं होता? थर्ड पार्टी को, और उसी की इनोसेंस हमें फंसा रही होती है। ऐसा ही है। तो व्हाट इफ एक्स वाई जी तीनों पार्टनर हैं, आज ये बंदा रिटायर हो गया है और रिटायर होने के बाद इस बंदे ने नोटिस नहीं दिया। देखो क्या एक्स वाई नहीं जानते होंगे कि जी रिटायर हो चुका है?
और भाई आपस में तो पता है उन्हें अच्छी तरह कि कौन पार्टनर है और कौन नहीं है। प्रॉब्लम तो थर्ड पार्टी की है। तो जरा आइए थर्ड पार्टी की तरफ। क्या थर्ड पार्टी से आज जी मिलता है, मैं मिलता हूं सपोज थर्ड जी से, तो क्या मुझे कहीं इंडिकेशन होगा, क्या मुंह पे नोटिस लगा होगा कहीं पे? नहीं, मुझे किसी तरीके से पता नहीं चलेगा कि ये रिटायर हो चुका है। सो मैं क्या करूंगा, मैं तो जज करूंगा, आज भी समझूंगा कि ये पार्टनर है। तो सलमान अगर आज किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होता है जी के साथ, सलमान एंड जी, तो सलमान तो यही समझ रहा है कि जी इज द पार्टनर ऑफ XYZ फर्म। हालांकि जी तो रिटायर हो चुका है, लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो लॉ कहता है क्या होगा, फंसेगा जी। किस पॉलिसी के मुताबिक? हमने पढ़ा था 3 तरह की पावर्स, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और अपेरेंट। यहां पे कौन सी वाली होगी, इम्प्लाइड। भाई बिहेवियर से मैं तुम्हें पिछले 5 साल से एज अ पार्टनर देख रहा हूं, तो मैं तो तुम्हें यही समझूंगा, यू आर एक्चुअली द पार्टनर ऑफ द फर्म, यू आर स्टिल अ पार्टनर इन द फर्म। इम्प्लाइड अथॉरिटी, लेकिन लॉ यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी के साथ क्लब कर रहा है होल्डिंग आउट को, कि भाई अगर तुमने नोटिस नहीं दिया तो तुम समझे जाओगे, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड पार्टनर। इम्प्लाइड अथॉरिटी है और रूल ऑफ एस्टॉपल भी अप्लाई होता तुम पे, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो कि तुम आज भी पार्टनर हो। तुम्हारा वहां मौजूद होना इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है? देखो ये बंदा पिछले 5 साल से जी जो है पार्टनर है, तो इसका किसी ट्रांजैक्शन में सलमान के साथ जब वो बात कर रहा है, तो सलमान के जहन में सबसे पहली बात आ रही है इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी की। सो इम्प्लाइड इंटेंशन नहीं है कि ये इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। क्या जी इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा? तो फंसेगा। कौन फंसेगा इसके एक्शन की वजह से? पूरी फर्म। वो अलग बात है, आपस में जब घर बैठ के तय करेंगे तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन फॉर द टाइमिंग लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी पूरे फर्म की, हाँ लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स, तो वो अलग बात है। जी कहेगा मैं तो रिटायर हो चुका हूं जनाब, मैं लायबल नहीं हूं, तुम मेरा हिस्सा मुझे वापस कर दें, अगर मेरे पल्लियों कुछ किया मैं शेयर नहीं करने वाला। मेरी बात समझ आ रही है? चलो, और अगर लेकिन एक चीज है ना, अब ये तो हो गया रिटायरमेंट, टाइम मिल गया नोटिस देने का, नहीं दिया, गलती की। व्हाट इफ डेथ, इजराइल साहब आए और ले जाएं, क्या नोटिस देने का टाइम देंगे? कहेंगे रुकें जरा सर मैं एक नोटिस लिख लूं उसके बाद चलते हैं? नहीं। तो डेथ के केस में ऑटो नोटिस समझा जाएगा, ऑटोमेटिक नोटिस डिलीवर हो गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ही पार्टनर की डेथ होती है उसके बाद वो किसी एक्शंस का जिम्मेदार नहीं है। उस दिन उसका और फर्म का नाता टूट गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बाउंड नहीं होंगे। ये बात समझें। देखो आपने फौरन से पहले ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फंसा देना है, लेकिन एक बंदे की डेथ हो गई है, सपोज XYZ में से X की डेथ, आज अगर डेथ हुई है तो आज के बाद से फर्म के जितने एक्शन है उसके लिए ना X जिम्मेदार है ना X के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उसकी डेथ ही इटसेल्फ एक नोटिस है कि भाई मेरी तरफ से अब कोई इंप्लाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, मैं खुद ही जिंदा नहीं हूं, लेकिन क्या फर्म भी रिप्रेजेंट करेगी तो मैं नहीं फंसूंगा, हमारा रिश्ता टूट गया आज, कट ऑफ, ऑटोमेटिक नोटिस। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम यूं कंक्लूड कर देते फिर कि डेथ के केस में तो नोटिस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रिटायर हो रहे होंगे तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, वरना आप इंप्लाइड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे लोगों को कि मैं हूं पार्टनर, मैं हूं, मेरे बारे में सोचो, अज्यूम करो मैं पार्टनर हूं। ठीक है, आप लोगों को अजम्पशन दे रहे होंगे। बात समझ पा रहे हो? हजम हो रही है? मुझे क्यों लग रहा है कि शक्लें परेशान होनी शुरू हो जाती हैं एकदम? समझ आ रही सबको? है नहीं समझ आई? बाकी ये अभी आया ड्रामेबाज। अच्छा, सो समझाना ये चाह रहा हूं कि इंप्लाइड रिप्रेजेंटेशन खुद ही खत्म हो जाएगी। तो 2 बातें कर ली, तीसरी बात एक और, हमने कहा डेथ के केस में ऑटो नोटिस हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑटो नोटिस, जरूरत नहीं है जिस दिन डेथ हुई उसी दिन से नो मोर रिप्रेजेंटेशन। ये बंदा तो चलो कब्र में पहुंच के ये तो दे ही नहीं पाएगा, जो बाकी 2 हैं वो इसको फंसा नहीं सकते, और ना इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। यहां तक हम पहुंच गए हैं, सारे कंसेंसस है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि हम अगर रिटायरमेंट लेंगे तो नोटिस देना जरूरी है। उस केस में अगर आपने नोटिस ना दिया तो आप इंप्लाइड रिप्रेजेंटेशन दे रहे होगे, फंसोगे।
आप भी फंसोगे, आपके एक्शन की वजह से फर्म भी फंसेगी, और फर्म के एक्शन की वजह से आप भी फंसेंगे। बेशक आपस में आप पार्टनर जानते हैं कि जी रिटायर हो चुका है, सो रिटायरमेंट के केस में नोटिस कंपल्सरी है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस हमने डिस्कस कर लिए। तीसरी चीज, इंसॉल्वेंसी का अगर मैटर आ जाए, आप इंसॉल्वेंट हो जाए कोई पार्टनर, फिर क्या होगा? वो भी ऑटो नोटिस समझा जाएगा बेटे। उसकी रीजन क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, कोर्ट हर बंदे को बताता है जलील करने के लिए कि ये मिस्टर एक्स जो है ये दिवालिया हो गया है। वो उसके घर पे भी एक नोटिस छपवाएगा, वो उसके सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को भी एक नोटिस भिजवाएगा, वो बैंक्स को भी भिजवाएगा कि आइंदा से इसके साथ कॉन्टैक्ट। तो इतना बम्बारमेंट नोटिस की ऑलरेडी कोर्ट कर रहा है, तो कोर्ट मजीद नोटिस की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ आई? वो उसकी फर्म को भी भिजवाएगा, वो उसके बैंक्स को भी भिजवाएगा, वो उसके पर्सनल कनेक्शंस में भी भिजवाएगा, वो उसके घर के सामने भी पेस्ट लगा देगा। तो इनफैक्ट इतना नोटिस अगर भेज रहा है तो उसके बाद मजीद किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। शाबाश, समझ आ गई बात की? चलो ये लाइन, एक लाइन को समझाने के लिए मैं बोल रहा था इतना, पढ़िए जी प्लीज। जी मेरे लिए पढ़ दें प्लीज कोई लाइन। The principle of holding out also applies in the case of retiring partner, however, it does not apply in the case of deceased insolvent partner. ये बात समझ आ गई सबको? एग्जाम्पल 24, 25 पढ़ें जल्दी से। जी डन। एग्जाम्पल नंबर 24, 25। जी कोई ट्रांसलेशन इशू? अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं तो फिर आगे चल सकता हूँ जी। 25 करवा दूँ? ओके। कहते जी रिजवान, अहमद, अशरफ एंड तनवीर आर पार्टनर। ये तीनों लोग, चारों लोग पार्टनर हैं। एन ऑर्डर इज प्लेस्ड विद हबीब फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन क्वालिटी ऑफ गुड्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑन प्लेस हबीब, हबीब ने गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई करनी थी। बिफोर हबीब कुड सप्लाई द गुड्स, तनवीर डाइड। तनवीर के मर गया, मरने से पहले उसने गुड्स डिलीवर नहीं की हुई थी। इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन अब तनवीर से पहले नहीं, तनवीर के बाद एग्जीक्यूटेड, उसकी डेथ के बाद। अगर डेथ के बाद हो रही है तो क्या तनवीर लायबल होगा? तनवीर की स्टेट लायबल होगी? तनवीर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे? नो, क्योंकि ये ऑटो नोटिस हो गया। अब पढ़ूं आगे मजीद या क्लियर हो गया बात? चलो जी पढ़ दूं आगे मजीद? ओके, नहीं मजाक ना करें प्लीज, जिसको वाकई समझ नहीं आएगी वो पूछे। ऐसे ना कीजिए कि आपको समझ आ गई और आप पढ़वा रहे हैं, ऐसे ना कीजिएगा जी। क्लियर? चलूं आगे? सबको? कोई ऐसा जिसको नहीं अभी मैं चाहता है मैं मजीद इसको पढ़ दूं, इस एग्जाम्पल को? क्लियर? चलो पढ़ दूं? चलो जी पढ़ देता हूं जी, प्लीज सुन लें। हबीब सप्लाइड द गुड्स आफ्टर तनवीर डेथ। ठीक हो गया? इसका मतलब है ट्रांजैक्शन हुई है तनवीर की डेथ के बाद, बीइंग टोटली इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट ऑफ डेथ। लेकिन हबीब को ये बात नहीं पता। हमें क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑटो नोटिस है। ठीक, आगे चलते हैं। रिजवान, अहमद एंड अशरफ सब्सिक्वेंटली बिकम इंसॉल्वेंट। तीनों इंसॉल्वेंट हो गए। उसने इतनी अजीबोगरीब केस स्टडी है कि तीनों इंसॉल्वेंट हो गए हैं। हबीब कैन नॉट मेक तनवीर एस्टेट लायबल फॉर इट। लेकिन अब क्या तनवीर को फंसाया जा सकता है? नॉट एट ऑल। इस ट्रांजैक्शन के लिए तो नहीं। द डेट एक्रूज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स which has been made after Tanveer's death, and the estate of the deceased partner is not liable for the debt of the firm contracted after his death, irrespective of no public notice of death. बेशक तुमने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी और उसकी एस्टेट भी, उसका हिस्सा भी। जी क्लियर? प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 एक लर्निंग ऑब्जेक्ट तो फिर तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, फिर तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी। तो हमें ये ख्याल रखना होता है हर ट्रांजैक्शन के अंदर कि आया कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। फिर लायबल है।
आपकी बात देखो ना, आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लिया, आपने कहा एडवांस दे चुके, अब गुड्स हमारी हैं, जैसा इंपोर्ट के केस में होता है। आप एलसी के थ्रू पेमेंट कर चुके होते हो, जो शिपमेंट आ रही होती है वो आपकी होती है, वो डूब जाए शिप तो आप डूबे हो, सप्लायर नहीं डूबता। कुछ इल्म है इस बात का? सो आपकी जो गुड्स आ रही हैं चाइना से, कहीं से भी से, सऊदीया से, वटएवर, वो गुड्स अगर डूब गई हैं तो आपकी डूबी हैं, क्योंकि आपकी पेमेंट एलसी के थ्रू हो चुकी है। वो गुड्स वहां से जब पोर्ट से चली थी कराची के लिए, तो वो गुड्स आपकी थी, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका था, तभी इंश्योरेंस भी आप करवाते हैं। प्रोडक्ट इंश्योरेंस जो करवाई जाती है, कोई भी मेरीन मूव नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर पड़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंश्योर्ड ना हो 100%। तो वो जो इंश्योरेंस है वो भी आप पे करते हैं। क्लियर? तो गुड्स ही आपकी हैं वो फिर उस केस में। जी बेटा आगे चलें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 जो है वो स्प्रिंग 2017 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, आज जाके एक एफर्ट करनी है, प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़े ना पढ़े, आज जाके एक काम जरूर करना है आपने, जितनी भी केस स्टडीज हैं एक दफ़ा पढ़नी है, क्योंकि कल मैं चाहूँगा मैं पास पेपर्स के साथ इनको डिस्कस करूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप जब तक मैंने डिस्कस ना किया तो मुझे तसल्ली नहीं होगी, उसके लिए अगर मुझे संडे को भी बुलाना पड़ा ना तो मैंने बुला लेना है। तो इसलिए मैं, क्योंकि फर्स्ट को हम क्लास नहीं कर पाएंगे। हाँ, संडे को बुला रहे हैं नवीद साहब? नहीं, अगर नवीद साहब बुला रहे हैं फिर मैं नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि आप बहुत बर्डन आ जाएगा आप लोगों के ऊपर ऑलरेडी। नहीं, मैं संडे को नहीं बुला रहा, ना परेशान हुई, आप पढ़ें, नहीं बुला रहा। हम लोग फर्स्ट को क्लास नहीं कंडक्ट कर पाएंगे क्योंकि कैमरा का कुछ इशू है टीम का, ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे कल की क्लास में। चलें प्लीज़ जल्दी, कल होपफुली आखिरी क्लास होगी जी, प्लीज़ चलें। कल लेंथी क्लास करनी पड़ी तो हम वो कल एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे किसी टाइम के ऊपर सूटेबल, लेकिन परसों क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है? कौन सी रिवीजन? कल मैंने 3 पास पेपर कराने हैं और एक जो रिसेंट एंड में है वो मैं करवा चुका हूँ, जिस दिन आपने छुट्टी की होगी शायद, ठीक है? नहीं, देख लेंगे कुछ ऑलरेडी हमारी 2 एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं रखूंगा ना परेशान। सुना है सर, रात 2 बजे तक खुला रहता है, जितना मर्जी बुला लो। प्लीज़ पढ़ लो, अभी तो पढ़ लो, मैं कोर्स तो ख़त्म कराऊँ आज के दिन में। सर लाइब्रेरी 2 बजे तक खुली होती है। जी मुझे इल्म है। हाँ, एक्सटेंडेड टाइम है बॉयज़ के लिए, 2 बजे तक है जी, प्लीज़। जी नहीं, मैंने कहा सिर्फ देख लो एक दफ़ा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 जो है वो स्प्रिंग 2017 का पास पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 प्लीज, ऑटम 2015 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4B। आगे आते हैं, ट्रांसफर और ट्रांसफरी पे बात करते हैं, बड़ी आसान सी बात, ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है। मुझे एक बात बताओ कि हमने एक पढ़ा था बात कि एक पार्टनर अगर चाहे, से मेरा 20% एक है पार्टनरशिप के अंदर, मतलब मैं 20% प्रॉफिट एंजॉय करता हूं, तो क्या मैं अपना प्रॉफिट किसी स्ट्रेंजर को सरेंडर कर सकता हूं? कर सकता हूं जी, इजाजत है? अच्छा, और अगर ऐसे स्ट्रेंजर को मैं अपना मैं अपने भाई को अपना प्रॉफिट सरेंडर कर देता हूं 20%, तो क्या बाकी पार्टनर को एतराज नहीं होगा? तो क्या करेंगे? म्यूचुअल कंसेंट, या यूं कहें आसान, बिल्कुल सही है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर नेसेसरी, यानी ये काम मैं अपने तमाम पार्टनर्स की इजाजत के साथ करूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो सारे? ये पुरानी बात है, और इस केस में मैं अपना 20% पार्टनरशिप राइट जो है वो सरेंडर कर दूंगा अपने भाई को। तो मैं क्या कहलाऊंगा? ट्रांसफरर, और मेरा भाई क्या कहलाएगा? ट्रांसफरी। ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं पहले, मानते हो? अच्छा, पार्टनर्स की टाइप में भी पढ़ी थी। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रांसफरी है मेरा भाई, क्या वो पार्टनर बन जाता है इस तरह से? नो, आपने कहा था। चलो, इसका मतलब मैं अगर कहूं राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, अगर मैं बात करूं, तो क्या मेरा भाई ट्रांसफर पार्टनर बन गया? नो पार्टनरशिप, नो पार्टनर, इसका मतलब पार्टनर नहीं है मेरा भाई। क्या फिर अगर पार्टनर नहीं है तो फिर उसको खुफिया चीजें देंगे, हम शेयर करेंगे? सपोज आप 2 मेरे पार्टनर है, क्या मेरे भाई को खुफिया चीजें देंगे? मेरे साथ तो शेयर करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन क्या मेरे भाई के साथ शेयर करोगे? नो, वो पार्टनर ही नहीं है, तो काहे की शेयरिंग? तो फिर वो क्या करेगा? वो सिर्फ प्रॉफिट एंजॉय करेगा। क्या वो फर्म के अगेंस्ट और कोई राइट रखता है? क्या वो फर्म को डिसोल्यूशन के लिए कह सकता है? नो, वो बुक्स नहीं मांग सकता, वो अकाउंट्स नहीं मांग सकता, वो डिसोल्यूशन नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये है ट्रांसफरी के ऊपर कुछ लिमिटेशंस, लेकिन कुछ राइट्स दिए गए 2 छोटे से। ये लिमिटेशंस हैं, ये राइट नहीं है, सॉरी, मैंने राइट नहीं,
सब पार्टनर तो हम उसे कहते ही कहते हैं, लेकिन तब भी वो पार्टनर नहीं होता रियल मीनिंग में। यही बात हमने उस दिन भी तय की थी। अच्छा, उसके बाद उसको 2 छोटे से राइट्स दिए। उसको कहा कि जब डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाए तुम नहीं फाइल कर सकते, मतलब मेरा भाई केस फाइल करके हमारी फर्म को डिसॉल्व, क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं है, लेकिन जब डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाए तो फिर वो अकाउंट्स मांग सकता है। वो कह सकता है अब मुझे चूंकि मेरे भाई का हिस्सा मिलना है एसेट्स में से। देखो ना, जब फर्म डिसॉल्व होगी, जरा सोचो, फर्म जब डिसॉल्व होती है तो क्या हिस्सेदारियां ही होंगी ना, क्या होगा, एसेट्स इकट्ठे किए जाएंगे, उनमें से लायबिलिटीज को पे किया जाएगा, और अगर कुछ बचा तो जो एसेट्स बचे वो क्या किए जाएंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सरप्लस एसेट अज्यूम करें, अच्छी बात है ना, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं सरप्लस एसेट्स हैं, सरप्लस एसेट्स जिसे आप नेट एसेट्स भी कहते हो। नेट एसेट्स हैं, क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उमर में, मेरे में और उमैर में। सो मेरा हिस्सा जो बनना है यहां से सलमान का, वो किसको जाएगा, मेरे भाई को, मेरे ब्रदर को जाएगा, जो कि कौन है, ट्रांसफरी। वो मेरी बात समझ पा रहे हो? सो मेरे एसेट का हिस्सा मेरा भी तो बनेगा, वो मेरे भाई का है। और एसेट, अब मेरा भाई यहां पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा, वो कहेगा अब तो खत्म हो रही है फर्म। पहले तो नहीं मैं बोल सकता था कि प्रॉफिट ठीक कैलकुलेट किया नहीं किया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी गुडविल का हिस्सा सही कैलकुलेट हो, तो लाइए जरा अकाउंट्स, मैं भी देखना चाहूंगा एक दफा। तो उसको अकाउंट्स का भी राइट दे दिया डिसोल्यूशन पे, और उसको हिस्से का भी हक इख्तियार दे दिया। मेरी बात समझ आई है? सो ट्रांसफरी समझ आ गया सारा। चलो पढ़ते हैं फिर जरा। ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट, मॉर्गेज और चार्ज, कोई भी वे में दे सकता है, पार्टली और होलली, यानी 100%, या उसका से मैं कहता हूँ 20% मुझे में से 10% मुझे देना है, 10% मेरे भाई को, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसकी इजाजत से, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जी आगे चलिए। जी, तो मेरा भाई हक रखता है कि वो जो 20% का शेयर है वो मेरे भाई को मिलता रहे। अब जरा प्लीज डायरेक्टली जंप करें और रिस्ट्रिक्शन पे आए, 3.4 पे, पेज नंबर 2094 ही चल रहा है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिंग। जी जी, पढ़िए मैं आपके सर पे बैठता हूँ, पढ़िए आप प्लीज। The transfer of partner interest is not entitled to. जी, ट्रांसफरी जो है मेरा भाई जो है वो इंटाइटल्ड नहीं है, नंबर 1, Status of a partner. उसको वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। Interfere in the conduct of a business during the बिजनेस मैनेजमेंट में टांग नहीं अड़ाएगा। during the continuance of a firm. जी, Require account. अकाउंट्स रिक्वायर नहीं करेगा, अकाउंट्स नहीं मिलने उसको, Inspect the book of the firm. कोई बुक्स कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे उसको। Challenge the account of profit agreed by the partner. जो पार्टनर हिस्सा दे रहे हैं चुप करके खामोशी के साथ, ठीक है, सवाब समझ के रखेगा, खबरदार उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करेगा। Sue for dissolution of the firm. फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि पार्टनर नहीं है। डिसॉल्व कौन कर सकेगा, मैं सिर्फ, ट्रांसफरर। जी, तो फिर क्या राइट्स अवेलेबल हैं, जरा देखिए डिसोल्यूशन के ऊपर 3.3। Rights of transfer. नहीं, पार्टनर ही नहीं है ना, सिर्फ अपना प्रॉफिट लेगा, शेयर लेगा। जी, Right of transfer. सब partner है ना? On the resolution of the firm. अच्छा, सॉरी मैं गलत आंसर कर गया। अगर आपको 20% राइट मैंने आपको दे दिया हुआ, तो वो 20% प्रॉफिट हो या लॉस, वो आपको शेयर होना है, ठीक है, वो आपको ट्रांसफर होना है, सरेंडर होना है। जी, On the resolution of the firm or on retirement of the transferee partner, the transfer is entitled to receive. जी, कहते हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, हाँ जब फर्म बंद हो रही होगी, या और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर, या सलमान साहब रिटायर हो रहे हैं, तो सलमान साहब को गुडविल में हिस्सा बनता है, ठीक है, मेरी रिटायरमेंट पे मेरा गुडविल में हिस्सा बनता है कि नहीं बनता। बिजनेस को बूम किया होगा, बिजनेस कहाँ पहले वैल्यूएशन थी, आज कहाँ पहुंच गई है, तो आज मेरा हिस्सा है उस गुडविल के अंदर। जी, तो ट्रांसफरी को वही हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। जी, The share of the asset of the firm to which the transferee partner is entitled. जो मेरा हक था एसेट्स में, वो मेरा भाई ले जाएगा। जी, An account from the date of the dissolution from a propose of. फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द शेयर। और मुझे अब अकाउंट्स भी चाहिए, डिसॉल्व हो रही है ना, तो मुझे प्रॉफिट भी देखना है, मुझे गुडविल का शेयर निकालने के लिए आपके अकाउंट्स देखने हैं। तो अब जो पहले राइट उसके पास नहीं था, डिसोल्यूशन के ऊपर उसे वो राइट मिल जाएगा। यहाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैंने इसलिए बात की नेट एसेट्स की, कि लायबिलिटी के बाद अगर कुछ बच गया तो फिर लायबल होगा, बिल्कुल, क्योंकि अब वो डिसोल्यूशन के टाइम पे वो पार्टनर की जगह पे आके बैठ गया। मेरी बात समझ आई? कोई मैसेज है? जी प्लीज आ जाएं।
जी जी उसका राइट सिर्फ प्रॉफिट का था। बिल्कुल। एसेट्स में उसको जरा राइट दिया प्रॉफिट का, कितना परसेंट प्रॉफिट दे देखो जब डिसोल्यूशन हो रही है और वो हिस्सेदार बनने जा रहा है तो फिर वो पार्टनर उसका भाई बनेगा, क्यों हिस्सेदार को बने? उसके भाई ने सिर्फ प्रॉफिट का। देखो सलमान का राइट, एक मिनट बस, सलमान का राइट जो है वो सलमान का है डिसोल्यूशन के टाइम पे। सलमान ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है अपने भाई को, ट्रांसफर ही बना चुका है, तो जब उसे एसेट का राइट दे रहा है तो फिर लायबिलिटी का राइट भी उसी के पास जा रहा है। मतलब अब इसका मतलब है सब पार्टनर रियलिटी में पार्टनर बन जाता है डिसोल्यूशन के टाइम पे। लाइक अ पार्टनर, बिहेव लाइक अ पार्टनर। नहीं समझ आई बात? समझ आ गई? नहीं, कंफ्यूज हो गया। चलो इसके बाद मैसेज के बाद में, इसके मैसेज के बाद। जी जी प्लीज। सर इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। बिल्कुल होगी बेटे। देखो हम इसे क्या कहते थे अगर आपको याद हो टाइप्स ऑफ पार्टनर में? सब पार्टनर। सब पार्टनर को हमने कहा ये एक्चुअल में रियलिटी में पार्टनर नहीं है जब तक फर्म चल रही है, लेकिन डिसोल्यूशन होगी तो अब जहां हिस्सेदार बनेगा तो ऐसे थोड़ी बनेगा कि एसेट ले होंगे तो दे देना, नहीं होंगे तो ठीक है अल्लाह हाफिज, ऐसे तो नहीं होगा। फिर वो रियल मीनिंग में पार्टनर बन रहा होगा। अनलिमिटेड होगी। मैं कह रहा हूँ ना बिहेव लाइक अ पार्टनर। पार्टनर की टाइप में क्यों डाला फिर हमने उसे? नहीं समझ आई? हजम नहीं हो रही? समझ आ गई है? हजम नहीं हो रही कि भाई क्यों? एसेट में जिम्मेदार है, राइट है, लायबिलिटीज में नहीं देना हमने, राइट। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मैं यूं कह दूं अगर आपकी आसान जिंदगी करने के लिए कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, बिजनेस चल रहा है स्मूथली, तो वो पार्टनर की रियल मीनिंग ऑफ पार्टनर में नहीं है। लेकिन जो ही डिसोल्यूशन की बात आती है तो जहां वो हिस्सेदार बनेगा तो वो पार्टनर भी बनेगा। ठीक है, हिस्सेदार तभी बन रहा है ना जब वो पार्टनर बन रहा है। वो कह रहा है ये मेरे भाई का हिस्सा, लाओ मुझे दो, तो भाई की लायबिलिटी भी तो ले फिर। जितने परसेंट डिसाइड होगी प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट में थोड़ी एसेट शेयर हो होते हैं। प्रॉफिट में थोड़ी हो सकता है, गुडविल में हाँ चलो इस तरह कह लेता हूँ, चलो कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे ही बेस करके निकाल 20% उसके भाई का शेयर है प्रॉफिट, तो 20%। 10% दे रहा है, 10% उसको दे रहा है। हाँ, तो एसेट में भी शेयर इसी तरह होगा और लायबिलिटी भी कुछ ऐसी ही शेयर हो रही होगी, इक्वली शेयर कर रहे होंगे आपस में, भाई बहन दोनों भाई। ये नहीं कि सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई करो, सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी। नॉर्मल लॉस होता है कंपनी को, वो तो नॉर्मल है। देखो हम नॉर्मल लॉस हो रहा होगा तो वो ड्यूरिंग बिजनेस हो रहा होगा, वहां तो वो पार्टनर ही नहीं है, वो लायबल नहीं है, वो लायबल नहीं है, उसको सिर्फ उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा नेट ऑफ होके। देखो आप ये क्यों बोल रहे हो कि ट्रांजैक्शन वाइज प्रॉफिट नहीं दे रहे होते, ओवरऑल प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, लॉस होगा तो लॉस देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मुझे शेयर मिल रहा है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दे देना, लॉस हुआ तो लॉस शेयर कर लूंगा, ट्रांजैक्शनल लॉस। ठीक है, लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है और मैं वाकई एज अ ट्रांसफरी से अब पार्टनर बन रहा हूं तो फिर पार्टनर विद ऑल थिंग्स बन रहा हूं, फिर लायबिलिटी भी अज्यूम करूंगा। ठीक है, जहां हिस्सेदारी अज्यूम कर रहा हूं वहां पे लायबिलिटी भी होगी मेरी। एग्जाम्पल 26 पढ़िए जरा एक दफा जल्दी से प्लीज। अच्छा एग्जाम्पल 26 तो अच्छा सॉरी एग्जाम्पल 26 जो है ना ये पास पेपर का क्वेश्चन है। वैसे स्प्रिंग, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, स्प्रिंग 2019 का ये पास पेपर है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए स्प्रिंग 2019 का पास पेपर है। जितने भी लिए गए क्वेश्चन अगर पढ़ लें एक दफा इसको एग्जाम्पल। हाँ बेटा देखो ना, पहले जितना भी तगड़ा जो टेस्टिंग होती थी वो या तो पार्टनरशिप थी या नेगोशिएबल थी, ये दो ही तो, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मसला ये था नंबर बड़े लिमिटेड थे, तो फिर पार्टनरशिप तो लाजमी टेस्ट होती थी, 2 केस स्टडीज लाजमी टेस्ट होती थी। ठीक है, और एक डिस्क्रिप्टिव। चलें एग्जाम्पल 26 जरा प्लीज एक दफा पढ़िए, फिर हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हाँ तो और क्या, कल मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा पार्टनरशिप की सारी जो केस स्टडीज़ हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक दफ़ा बेशक घर जाके आज प्रोविजन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना कीजिएगा, केस स्टडी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि हम कल इसको जब डिस्कस करें तो आपको नॉलेज में कोई फ़ायदा हो उसका। ठीक है,
किसको यूं कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी नहीं, अभी नहीं की बेटे, आज करूँगा जाके, रोज़ टाइम ही नहीं मिलता। जी प्लीज डन। यहाँ तक एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम समझ आ गई है? चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, 15 भी एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, रेप्लिकाज हैं या डिस्क्रिप्टिव हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इसके ऊपर वो नहीं की। माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ये एक मेजर टॉपिक है, ये रह गया। इसके अलावा हमने पीछे से एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक छोटी सी बात रह गई है, ठीक है, जो मिस अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एक छोटी सी बात समझ लें, उसके बाद फिर वापस चलते हैं। बस यही छोटा सा प्रोसेस है। सपोज एक पर्सन माइनर है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? नो। क्यों? बिकॉज ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो एज ऑफ मेजोरिटी में नहीं है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। और पार्टनरशिप चूंकि एक एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट के लिए कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन माइनर को बेनिफिट्स के लिए पार्टनरशिप के अंदर शामिल किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के लिए। देखो, एक पार्टनर, एक माइनर के साथ पार्टनरशिप बिल्ट नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक छोटा कोई माइनर बिलो द एज ऑफ 18 को पार्टनरशिप करना चाहे, नहीं बन सकती, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट है और दो लोगों का जरूरी है पार्टनरशिप होना। लेकिन अगर मेरी उमर और उमर की पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है और हम किसी और पार्टनर के बच्चे को बेनिफिट देना चाहते हैं किसी भी रीजंस की वजह से, सपोज उसके बेटे को बेनिफिट देना चाहते हैं, तो हम उसे एडमिट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट्स ओनली। क्या माइनर को एडमिट किया जा सकता है? माइनर को किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर शामिल किया जा सकता है बेनिफिट्स देने के लिए, ठीक है। हाँ, उस पर केस फाइल नहीं किया जा सकता, ये मैं पता है, लेकिन उसको फायदा जरूर पहुंचाया जा सकता है। तो आप माइनर को एडमिट कर सकते हो बेनिफिट्स के लिए। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आ गई? अच्छा, अब अगली बात, माइनर सपोज अज्यूम करें आपने एडमिट किया और माइनर की हैप्पी बर्थडे आ गई, 18 ईयर का हो गया, 18th हैप्पी बर्थडे। लो जी, अब माइनर क्या बन गया? मेजर। तो अब क्या अभी भी माइनर रहेगा और एंजॉय करता रहे, चुप करके बैठा रहे फर्म के अंदर? नहीं। तो लॉ कहेगा अब माइनर को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो पार्टनर बनना चाहता है। अगर बाकी पार्टनर राजी हैं तो क्या वो फर्म का पार्टनर बनना चाहता है, क्योंकि जब तक वो माइनर था वो सिर्फ बेनिफिट ले रहा है, वो किसी चीज के लिए लायबल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? उसको वो तमाम माइनर वाले प्रिविलेज हासिल है जो हम पढ़ के आ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उस पर केस फाइल नहीं किया सकता, उससे रिकवरी नहीं की जा सकती, उसको नेसेसिटीज दोगे तो सिर्फ नेसेसिटीज रिकवर कर सकते हो, वो भी उसकी एस्टेट से, और अगर एस्टेट ना हुई तो वो भी रिकवरी नहीं होनी। सारे प्रिविलेज हासिल है माइनर को। लेकिन अब 18th बर्थडे आ गई है, तो फिर फैसला करे कि माइनर पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। तो उसके पास 6 महीने हैं, बर्थडे से 6 महीने हैं, 6 महीने के अंदर फैसला करे आइदर ही वांट टू बिकम द पार्टनर और नॉट। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन इससे पहले जरा एक और छोटी सी बड़ी प्यारी बात लॉ यहां पे करता है। लॉ कहता है हो सकता है माइनर तो मासूम है ना, कह दे मेरे तो नॉलेज में ही नहीं था ये जो मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं ये पार्टनरशिप के बेनिफिट के पैसे हैं। कह सकता है कि भाई मुझे क्या पता था ये जो बेनिफिट मिलता है ये पार्टनरशिप का बेनिफिट है जो मैं रिसीव कर रहा हूं। तो वो क्लेम कर सकता है कि क्योंकि लॉ ने तो 6 महीने दिए ना फैसले के लिए, तो वो ये क्लेम कर सकता है मुझे तो पता ही नहीं था। बर्थडे के बाद भी सपोज वो 20 साल की उम्र का हो गया, उसने 6 महीने में फैसला करना था, वो 20 साल का हो गया और फैसला ही नहीं कर रहा। लॉ ने पूछा हाँ भाई तू पार्टनर है, उन्होंने कहा ना मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं था कि ये बेनिफिट है जो मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो लॉ कहता है अगर ऐसा बहाना बनाएगा ना तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी माइनर के ऊपर होगा कि साबित करे कि उसे वाकई नहीं पता था पैसा कहां से आ रहा है, इतना चूचा था कि पता ही नहीं था पैसा आ कहां से रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर ऐसा बहाना बनाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? माइनर पे, कि वो साबित करे कि वो वाकई बड़ा मासूम है, कि उसको नहीं पता था कि बेनिफिट जो है ये मुझे पार्टनरशिप का बेनिफिट मिल रहा।
और मुझे फैसला करना है बर्थडे के ऊपर, तो लॉ कहता है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द हैप्पी बर्थडे और व्हेन ही कम्स टू द नॉलेज ऑफ दिस थिंग, जहां भी उसे पता लगे। लेटर ऑफ, वर्ड क्या लिख रहा हूं मैं अब, लेटर ऑफ, लेकिन लेटर ऑन, चलो कि दोनों में से जो लेट उसे पता है, हैप्पी बर्थडे लेट हुई है या उसे पता लेट चला, पता ही लेट चला होगा, हैप्पी बर्थडे तो टाइम पे हो जानी है, पता लेट चला है, उसे यकीन लेट आया, 19 साल की उम्र में पता लगा ओहो मुझे तो बेनिफिट मिल रहा था, तो वहां से 6 महीने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 6 महीने कहां से स्टार्ट होने गिनना, जहां से या तो उसकी बर्थडे से या फिर उस दिन से जिस दिन उसे पता चला यार मुझे तो बेनिफिट मिल रहा था, तो वहां से 6 महीने का आगाज होगा। ठीक है, लेटर ऑन हैप्पी बर्थडे और व्हेन ही कम्स टू द नॉलेज, when it comes into the knowledge of the minor that he is getting benefit of the partnership, he was admitted to the benefits of the partnership, so वहां से 6 महीने। लेकिन अब ये प्रूफ कौन करेगा फिर, लेकिन कोई क्यों एडमिट करेगा एक महीने? बेटा हो सकता है एक पार्टनर मर गया और उसके बेटे को बेनिफिट देने के लिए आप उसे शामिल कर लें। सर लेकिन बाकी पार्टनर्स को बताओगे, हाँ, बाकी पार्टनर्स क्या बेटी इनका होगी, बाकी पार्टनर्स को क्या होगा, ये लोग होगा ना सर कि हाँ क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो उसे बता वो कह रहे हैं अगर माइनर बहाना लगाए तो, माइनर बहाना लगाए तो उसने एक वे निकाला ना कि अगर ऐसा कोई एक्सक्यूज बना तो हमने पहले ही बता देते हैं कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ माइनर के ऊपर होगा। अच्छा 6 months के अंदर उसने फैसला करना है कि either he wants to become a partner or not, वो कहते नहीं बनना है ना, बता मैं बताने लगा ना अभी, पहले उस पर तो बात कर लें। वो कहते थे नहीं जी मुझे नहीं बनना, तो ठीक है 6 महीने तक उसे लिवरेज दी थी ना, जरा गौर करना, 6 महीने की लिवरेज थी, इस दौरान वो क्या था, माइनर ही रहेगा, उसे 6 महीने का टाइम दिया ना, तो एक्सटेंडेड टाइम मिल गया, ये भी माइनर ही है वो, और आखिर में कह देता नहीं बनना, तो ठीक है ना बने, अपना हिस्सा ले, जो भी उसका हिस्सा है, उसके हिस्सा क्या हो सकता है, उसके पेरेंट्स का जो भी हिस्सा हो सकता है वो हिस्सा ले और जाए, अपना हिस्सा ले स्टेट में से, पार्टनरशिप में से अपना हिस्सादारी ले और निकल जाए, तो कोई अपना शेयर ले और आउट ऑफ पार्टनरशिप, बात खत्म, जिंदगी आसान। ना इधर कोई लायबिलिटी 6 महीने में, ना इससे पहले कोई लायबिलिटी, खाली बेनिफिट एंजॉय करेगा और निकल जाएगा पार्टनरशिप से। व्हाट इफ कि वो कहते नहीं मुझे तो पार्टनर बनना है, आई वॉन्ट टू बी द पार्टनरशिप, आई वॉन्ट टू बी इन अ पार्टनरशिप, और वो नोटिस देता है और उसे नोटिस देना पड़ेगा, अगर वो वांट टू बिकम अ पार्टनर ही मस्ट गिव अ नोटिस। क्या नोटिस, पब्लिक नोटिस, वो पब्लिक को बताएगा दैट आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस फर्म नाउ एज अ पार्टनर, इनिशियली आई वाज देयर एज फॉर द बेनिफिट्स ओनली, अब मैं इसे एज अ पार्टनर ज्वाइन कर रहा हूं, बाकी तो पार्टनर भी चाहिए ना कि ये पार्टनर, तो फिर नहीं, फिर खत्म हो जाएगा, फिर नो पे चले जाएंगे। लेकिन ये राइट माइनर को दिया हुआ है, माइनर के पास ये राइट मौजूद है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही इधर शामिल किया होगा ना, और जब शामिल किया होगा तो सोचा होगा ना कि इसको लेटर ऑन पार्टनर बनाए। बेनिफिट्स मिल रहे थे ना तो उसके साथ, ट्रू, लेकिन हो सकता है आपने अगर उसे पार्टनर नहीं बनाना तो फिर इनफैक्ट आप माइनर को बेनिफिट में शामिल भी नहीं करोगे, आप उसी वक्त उसका हिस्सा देके चल निकलता हो, वरना तो लॉ ने उसे प्रिविलेज दे देने कि भाई हाँ सोच ले तू माइनर पार्टनर बनना चाहता नहीं। अब जरा देखो एक और बड़ी टची लाइन है, एक तो पब्लिक नोटिस बहुत जरूरी है, ठीक है, दूसरी बात लायबिलिटी होगी, फिर वो एज अ पार्टनर लायबिलिटी अज्यूम कर रहा है, किस डेट से, जब वो बना नहीं, लॉ कहता है लायबिलिटी फिर उस डेट से होगी व्हेन ही वाज एडमिटेड एज अ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी बैक डेट से। यानी आज अगर तुम पार्टनर बनने जा रहे हो तो सोच समझ के पार्टनर बनो कि तुम्हारी लायबिलिटी उस दिन से स्टार्ट हो जानी है जिस दिन तुम पहली बार पार्टनरशिप का बेनिफिट एंजॉय करने के लिए पार्टनरशिप में एज अ माइनर एडमिट हुए थे। और पल्ले पड़ी बात है ये वाली, बिल्कुल बिल्कुल, पहले पिछले रिकॉर्ड्स को इंश्योर कर ले कि भाई फंस तो नहीं जाएगा। सो लॉ ने कहा यस यू कैन बिकम अ पार्टनर बट योर लायबिलिटी विल स्टार्ट नॉट फ्रॉम टुडे बट फ्रॉम द डे यू वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, एट दैट टाइम यू वर द माइनर एक्चुअली। बात समझ आ रही है जी, ये बात भी कहानी समझ आएगी। व्हाट इफ 6 महीने में फैसला नहीं करते तो, अब ये वाला क्वेश्चन जिस बेटे ने पूछा था शायद कि अगर वो फैसला नहीं कर पाता 6 महीने में तो फिर क्या होगा, तो 6 महीने बाद लॉ कहेगा यू विल बी कंसिडर, यू विल बी अ डीम्ड पार्टनर, बात खत्म, और तुम बन गए पार्टनर। तुमने अगर फैसला ना किया तो तुमने पार्टनर समझा जाएगा, बात खत्म, लायबिलिटी वहां से स्टार्ट होगी फिर वहीं से। सो खुद फैसला कर लो और इनकार कर दो, नहीं तो हम खुद फैसला कर देंगे 6 महीने बाद कि तुम पार्टनर हो, बात खत्म।
क्लियर? Yes, sir. ये था माइनर एडमिशन फॉर द बेनिफिट्स। Yes. क्लियर हुई बात की? अब इसे पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो पढ़े प्लीज बेटे, मेरे लिए को पढ़े। Introduction. Since a minor is not capable of entering into a contract by or which a minor is और विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि हमें पता है वो बंदा क्या है, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। पेज नंबर 211 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4.1। जी बेटे। from the beginning since partnership is formed by a contract. जी, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पे बेस करती है। A minor cannot enter into a partnership agreement, but with the consent of all partners for the time being, a minor may be admitted to the benefit of existing partners. एक एग्जिस्टिंग बेनिफिट पार्टनरशिप के अंदर उसे बेनिफिट के लिए शामिल किया जा सकता है, बट वो पार्टनर नहीं बन सकता। ये बात समझ आ गई सबको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप वो बना नहीं सकता क्योंकि वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल 27। अच्छा, अगली बात बेटे मेरी The लाइन। benefit of partnership include benefit which the minor would enjoy if he was a major. तो जैसे मेजर एंजॉय करा उस तरह माइनर भी एंजॉय करा होगा प्रॉफिट का शेयर। एग्जाम्पल 27 जरा प्लीज पढ़िए एक दफा, जल्दी जल्दी। मैं 5 को मिनट आपके ऊपर लूंगा इंशाल्लाह। बेटे होने की शर्त तो नहीं है? पिछले नहीं नहीं, कुछ भी कोई भी हो सकता कोई भी नहीं, कोई बेटे होने की शर्त नहीं है। जी प्लीज नेक्स्ट पढ़े, चले आगे। ये एग्जाम्पल हो गई, है। हाँ सर। पोजीशन। चले आगे, चलें जी प्लीज। पोजीशन ऑफ अ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी हासिल करने से पहले की पोजीशन। जी प्लीज, माइनर को क्या बेनिफिट है? Rights. The minor entity to benefits of partnership has right to such share of property and profits of the firm as agreed with the तो partner. जितना उसका प्रॉफिट शेयर डिक्लेयर किया हुआ, बाकी पार्टनर ने डिसाइड किया हुआ, वो उसको मिलता रहेगा, वो उसका राइट है। Has right to have access and to inspect and copy any of the accounts, but not books of accounts of the firm. अब देखो, ट्रांसफरी को तो इतनी भी इजाजत नहीं दी थी कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सके, अकाउंट्स देख सके। उसे कहा चुप करके ले जो मिल रहा है। यहाँ पे उसे कहा कि तेरे इसके पास राइट है कि वो अकाउंट्स मंगवा सकता है, उसकी कॉपी मंगवा सकता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांगेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है? वो तमाम, अदर देन दैट, वो तमाम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम एग्रीमेंट्स, वो कस्टमर लिस्ट, वो सप्लायर लिस्ट, ये चीज़ें नहीं मांगेगा। फाइनेंशियल की कॉपी दे देंगे इसको। इज दैट क्लियर? चलो आगे। लिमिटेड लायबिलिटी। The minor admitted to benefits of partnership is not personally liable for the acts of firm. लो जी, बचा हुआ है, सुकून में बैठेगा जी। Only his share in the firm is liable for such acts. लिमिटेड लायबिलिटी, अगर उसका कुछ शेयर है, जिस तरह मैंने कहा कि इस हो सकता है ये माइनर किसी पार्टनर का बच्चा हो सपोज, और उसका पार्टनरशिप के अंदर एसेट्स हैं या कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो एक माइनर को अगर जिम्मेदार ठहराना है ना, तो सिर्फ तुम उसका मैक्सिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन खा जाओगे, मैक्सिमम। ठीक है, जब कंपनी डिसोल्यूशन होने पे आ जाए तो माइनर से कुछ रिकवरी नहीं करोगे ना, माइनर पर्सनली लायबल होगा, सिर्फ उसके जो पेरेंट्स का हिस्सा होगा, जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन की होगी, बस वो खा सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। माइनर की पर्सनल पॉकेट से कुछ नहीं जाना। क्लियर? चलें जी प्लीज नेक्स्ट। Disability. The minor admitted to benefits of partnership does not have status of partner. वंस अगेन, ये माइनर पार्टनर नहीं समझा जाएगा। May not sue partners for profit and property except after disconnecting his relationship with the firm. वो कहते हैं ना, जिन लोगों के साथ वो हलाली करो, नमक हलाली करो जिन लोगों के साथ, तो इनफैक्ट वो कह रहा है कि तुम पार्टनरशिप को स्यू पार्टनर्स को प्रॉफिट के लिए या प्रॉपर्टी ये सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना चाहते हो तो पहले अपने आप को पार्टनरशिप से हटा लो। ये क्या तरीका हुआ? बेनिफिट भी ले जा रहे हो और उनको गालियाँ भी निकाली जा रहे हो। ठीक है जी प्लीज। Is not entitled to have access to the books other than accounts. जी, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे और किसी किताब को हाथ नहीं लगाने देंगे। जी, पोजीशन ऑफ अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, अब वो मेजोरिटी में आ गया। जी प्लीज। Decision to continue or leave. जी, On attaining majority, the minor partner has to decide within 6 months whether he shall continue in the firm or leave it. इसको 6 महीने में डिसाइड करना है कि वो छोड़ देगा या पार्टनर बनना चाहता है। These 6 months are counted from the date whichever is later लेटर ऑन, किससे? of his attaining majority, उसकी हैप्पी बर्थडे से, or he first comes to know that he had been admitted. या जिस दिन उससे वो ये कह रहा है कि मुझे अब पता लगा कि मैं बेनिफिट एंजॉय कर रहा था, उस डेट से 6 महीने। जी, The burden of proving the fact that such minor had no knowledge of such admission until the particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on such minor. तो ये बात अगर इसने बहाना बनाया तो ये प्रूफ कौन करेगा कि मुझे भाई पता ही नहीं था, आज 19 साल का हो गया, 6 महीने कब के गुजर चुके हैं डिसीजन वाले, आज 19 साल का हो गया और कह रहा मुझे पता ही नहीं था, तो फिर प्रूफ करो क्यों नहीं पता था तुम्हें। सो बर्डन ऑफ प्रूफ माइनर के ऊपर है।
जी। Within this period, he should give a public notice of his choice. 6 महीने में क्या करना है उसने? पब्लिक नोटिस देना है, आइदर ही वांट टू बिकम अ पार्टनर और नॉट। A partner. जी। If he fails to give a public notice, he is deemed to have become a partner in the firm on the expiry of the 6 months after obtaining majority. जी, और अगर उसने पब्लिक नोटिस ना दिया तो 6 महीने बाद हम क्या समझेंगे कि ये पार्टनर है जी। जी, अगली बात एग्जाम्पल 28-29 आप एक दफ़ा घर से पढ़ लेंगे। इलेक्टेड टू बी आ Partner. पार्टनर। जी, बल्कि अभी पढ़ा देता हूँ, बस 2 मिनट देंगे, कंप्लीट कर लें इस सीक्वेंस को। Elected to become a partner. Such minor who decided to become a partner shall be अच्छा, अब माइनर ने डिसाइड कर लिया कि वो पार्टनर बनना चाहता है। जी, shall be personally liable to the third parties of all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partner. किस डेट से? फ्रॉम द बैक डेट सिंस ही वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट। जी, Shall be entitled to the same share in the property and profits of the firm to which he was entitled as. कोई वैल्यू एडिशन मिलेगी नहीं, यही शेयर प्रॉपर्टी का प्रॉफिट का पहले भी ले रहा था, जो वो एज अ माइनर ले रहा था, अब एज अ पार्टनर ले रहा है। बात खत्म। जी, Elected not to become a partner. चाहता नहीं बनना। Where such minor elects not to become a partner, his rights and liabilities as minor shall continue to date of the public notice. जी, उसकी लाइबिलिटीज राइट्स और लाइबिलिटी शैल कंटिन्यू एज अ माइनर शैल कंटिन्यू टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, यानी इस नोटिस तक जब तक वो डिसीजन ले रहा है तब तक वो एज अ माइनर ही है। वो कहना चाह रहा है उसकी राइट लाइबिलिटी कौन से है? माइनर वाले। यानी इस डेट से हैप्पी बर्थडे से लेकर ये 6 महीने खत्म होने तक या उसके डिसीजन लेने तक वो माइनर ही है। जी, His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of public. और एक दफा जब उसने पब्लिक नोटिस दे दिया तो उसकी रिटायरमेंट हो गई, खत्म। ठीक है, और उसके बाद वाले कोई एक्शन के लिए Bye bye. माइनर जिम्मेदार नहीं होगा। He has right to sue the partners of his share of the property and profits in the अब firm. चूंकि अलग हो गया तो आप केस फाइल कर देगा उनसे अपने शेयर के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए। प्लीज अब एग्जांपल 28 और 29 पढ़ें प्लीज। जी, पहले लिख लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 जो है ये ऑटम 2014 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4A। ऑटम 2014 का पास पेपर, क्वेश्चन नंबर 4A। प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 जो है ये ऑटम 2017 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4C। ऑटम 2017 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4C। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 18 जो है ये ऑटम 2019 का पास पेपर है, ऑटम 2019 का क्वेश्चन नंबर 4B। ठीक है जी, चलो जरा आप आते, ये माइनर पे आए हुए हैं सवाल। जी प्लीज अब आए जरा एग्जांपल 28 और 29 पढ़ें प्लीज एक दफा। ये पेज नंबर 201 है। जी जी बेटे 201, हाँ बाकी पढ़ें जी प्लीज। 201 जी बेटे 201 1.3.4 में सर सेकंड 1.3.4 जी बेटे। इन केस ऑफ फ्रॉड जी जी बिल्कुल बेटा, मैंने कहा जिस तरह फ्रॉड है फर्म तो लायबल होगी क्या? क्यों नहीं होगी? फ्रॉड वैसे थर्ड पार्टी को लायबल होगा। थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ, लायबिलिटी ऑफ अ फर्म टुवर्ड्स थर्ड पार्टी होगी जी बिल्कुल। लेकिन जब घर का मामला आएगा वो पे कर देंगे लायबिलिटी, तो फिर जिसने फ्रॉड किया होगा। अब पढ़ते हैं। ऑल्दो द फर्म इज लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द लॉस कॉज टू द थर्ड पार्टी बाय फ्रॉड कमिटेड बाय अ पार्टनर, यानी जो पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया इसकी वजह से जो थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है फर्म उसके लिए लायबल हो गई। बट एज बिटवीन पार्टनर, लेकिन जब आपस में सेटलमेंट की बात आएगी, सेम मस्ट बी बोर्न बाय, कौन बर्दाश्त करेगा? बाय द पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड, तो जिसने फ्रॉड कमिट किया है, जिसने फ्रॉड किया है। एंड कैन नॉट बी शेयर अमंग ऑल द पार्टनर, बाकी पार्टनर शेयर नहीं करें। सरकार भी रॉन्गफुल एक्ट जब करेगा तो फिर उसमें रॉन्गफुल एक्ट के केस में ये क्या बता रहा है? फ्रॉडुलेंट, ऊपर रॉन्गफुल बता दिया उसने, इसलिए तो मैंने तीनों बातें समझाई थी कल कि फ्रॉड और विलफुल निगलेक्ट इन दोनों के कॉन्सिक्वेंस सेम है कि जिसने गलती की वही भुगतेगा घर आके। लेकिन जब हमने बात की थी रॉन्गफुल एक्ट की तो हमने कहा था ये रेजिडुअल कैटेगरी है, ठीक है। इस केस में पूरी फर्म भुगतेगी, घर आके भी पूरी फर्म ही भुगतेगी। पार्टनरशिप है और उसके अंदर से 3 बंदों की पार्टनरशिप है, 2 बंदे चाहते हैं कि एक बंदे को निकाल दे, तो कैसे रिमूवल करना चाहें अगर उसकी, यस रिमूवल के राइट्स हैं, लेकिन वो सेक्शन हमारे कोर्स में नहीं है। करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बंदा ही जहर लग रहा है तो उसको रखने का फ़ायदा। जी जी डन। यस सर। अब एक चीज़ रह गई है, मिस एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो कल करा दूंगा। एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा आज ही करा दूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
चलो कल करा दूंगा, कल कोई मसला नहीं। कल पास पेपर कलेक्ट करके आइएगा प्लीज़। कल हम लोग सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले हम जल्दी से पास पेपर ख़त्म करेंगे, ठीक है? वही जो 3 पास पेपर है मैंने कहा, वो ख़त्म करने के बाद मैं पार्टनरशिप पे आऊँगा, मिस एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा, मिस एप्लीकेशन या पहले मिस एप्लीकेशन ख़त्म करा दूंगा, फिर प्रॉफिट, फिर उसके बाद हम केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। जो पार्टनरशिप की केस स्टडीज़ हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? थोड़ा सेशन कोशिश करूंगा अगर लंबा हो सके, लेकिन मेरा ख्याल है आगे हमारे पास बाउंड्री है। कल भट्टी साहब से थोड़ा सा हम टाइम स्नैच कर लेंगे, भट्टी साहब को रिक्वेस्ट कर देंगे कि वो थोड़ा अपनी क्लास को लेट कर दें, मैक्सिमम 1 तक कोशिश करेंगे अगर हमें उनसे टाइम मिल सके। उनकी 12:45 पे स्टार्ट होती है, हम 15 मिनट्स उनसे बोरो करने की कोशिश करेंगे। 12:30 तो 12 बजे, अच्छा मंडे में एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे। मंडे को हमें ऑप्शन नहीं मिल रही। अभी मुझे अमजद भट्टी साहब के साथ, मेरी प्रिंसिपल साहब के साथ मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा सलमान हमारे पास फर्स्ट को ना हमारा पीआरसी का कुछ टाइम है, उसके साथ क्लैश आ रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास फर्स्ट को क्लास के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। इस वजह से मैं बाउंड हो गया, वरना मुझे कोई इतराज़ नहीं था मंडे पे। संडे को कर सकता हूँ अगर आपको हो तो, नहीं सर, कोई बात नहीं, बिल्कुल देखते हैं। कल ही कर दूँ। सर हम सर 1 घंटा बहुत है, यकीन करो। वो पेपर जब आपने करने हैं ना, आपने 15-15 मिनट में पेपर सॉल्व करके ख़त्म कर देने हैं। 11:30 से पहले में फारिग होता है तो ताकुल आ लेंगे 11 बजे। 9:30 के बाद सर की क्लास 10 बजे। कल मेरी क्रैश की क्लास होती है वैसे ना, तो कल उनको अगर हम लिमिट कर दें 12 बजे तक, ठीक, ओ सॉरी 11 बजे तक, और वहाँ से 11 से फिर 12:30 तक पढ़ लें। कोई इशू नहीं। आपकी क्लास होती है कितने बजे ख़त्म होती है? 11:30 ख़त्म होती है। लो यार, ये भी प्रॉब्लम है। सर चले आप कोई 1 बजे तक। कोई नहीं, हम 1 घंटे में कर लेंगे यार, मैं गारंटी देता हूँ कर लेंगे बड़े आराम से, क्योंकि वो पेपर आप लोगों को फील हो रहा है ना, मुझे पता है 30 देखो 50 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें से 15 MCQs निकल जाते थे, बाकी बचते थे 36 मार्क्स, 36 मार्क्स जो भी हैं। 36 मार्क्स में वो ख़त्म करना को बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? चलो अल्लाह ताला आप सबको साइन फरमाए।